नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे पार्ट 10 ओजोन विघटन का संकट, लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। लास्ट परिचय में हमने देखा कि ओजोन किस तरह मनुष्य और सृष्टि पर जो जीव जंतु है उसका रक्षण किस तरह करते, क्योंकि ये ओजोन है वो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उन किरणों को मनुष्य तथा जीव जंतु के पास आने नहीं देता, क्योंकि वो ओजोन जो है वह उसे ऊपर के ऊपर झेल लेता है। यानी इस ओजोन को कभी कभी छतरी भी कहा जाता है, क्योंकि छतरी जो है वो हमें धूप और बारिश से बचाते हैं। वैसे ही ओजोन किरणें वो ऊपर से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें जो मनुष्य जीवन के लिए घातक है, उन किरणों को ऊपर ही ऊपर वो रोक देते। अगर ये ओजोन पराबैंगनी किरणें उस ओजोन ने ऊपर ही ऊपर नहीं रोक दिया तो वह मनुष्य के पास आ जाते हैं और उसमें जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ मनुष्य को भी हानिकारक है। उस पराबैंगनी किरणों की वजह से स्किन त्वचा के कैंसर होने की संभावना या अन्य भी कई बीमारी होने की संभावना है। इसलिए जिस प्रकार ओजोन मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ओजोन मनुष्य के नाक में जाए, आँख में जाए तो जलन होती है, लेकिन ये ओजोन हानिकारक होने के बावजूद मनुष्य के लिए बहुत फायदेमंद है। मनुष्य को अनेक बीमारी होने से वो ओजोन बचाता। यानी ये ओजोन है, ये प्रकृति का संतुलन बराबर रखता है। इसलिए मनुष्य जीवन के लिए ओजोन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसा हो रहा है और इस सृष्टि पर उसका संकट कैसे फैल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटकनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक तक, फ्रिज, एयर कंडीशन वगैरह में प्रशीतन अहम स्थान है। यानी ये ओजोन का विघटन कैसे हो रहा है, क्योंकि प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन, कीटकनाशक, प्रशीतक यानी फ्रिज, एयर कंडीशन वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। प्रशीतन यानी ठंडा करने की प्रक्रिया होती है, उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। यानी 1930 के पहले प्रशीतन के लिए या ठंडा करने के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके इस्तेमाल से अनेक व्यवहारिक कठिनाई, उदाहरण के तौर पर एक गैस तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इसके उचित विकल्प की तलाश थी जो कमियों से मुक्ति हो। यानी इन कमियों को मुक्त करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक कई दिनों से उसकी तलाश कर रहे थे, उसकी खोज कर रहे थे कि इससे कैसे छुटकारा पाए, इससे कैसे मुक्ति हम लाए, ये वैज्ञानिक सोच रहे थे। और उसके बाद इस क्रम में 30 दशक में थॉमस मेडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारक उपलब्धि रही। यानी 1930 के पहले लोग प्रशीतन के लिए, ठंडाई के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वह इस्तेमाल करने के लिए व्यवहारिक बहुत सारी कठिनाई थी। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिक सोच रहे थे कि इससे कैसे छुटकारा पाए या नया कुछ हम कैसे करें। तो ऐसे में डॉक्टर थॉमस मेडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज
ठंडाई के लिए, ठंडाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही। यानी उस डॉक्टर मिडले, थॉमस मिडले ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज की, जो प्रशीतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, यानी ठंडाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC के नाम से भी जाना जाता है। और अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते, यानी ये रसायन, क्योंकि बहुत दिनों से लोग खोज कर रहे थे, और ये रसायन मिलने के बाद, CFC मिलने के बाद लोगों को, या जो वैज्ञानिक, उनको ऐसा लगता है कि ये सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकता है, क्योंकि ये रंगहीन नहीं, गंधहीन नहीं, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी है। क्योंकि ये प्रशीतन महत्वपूर्ण क्यों साबित हो सकता है? ये रंगहीन नहीं, गंधहीन नहीं, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इसी तरह ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए, यानी 1930 के बाद। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ली। इसे प्रशीतन औद्योगिक में एक क्रांति से आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिका का उत्पादन होने लगा, और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशन में खूब इस्तेमाल होने लगा। यानी 1930 में जैसे क्रांति आ गई, और CFC का सब जगह उत्पादन होने लगा, सब जगह उसका उपयोग किया जाने लगा। यहाँ तक घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज, एयर कंडीशन, इस सब में इसका इस्तेमाल होने लगा। यानी कई दुनिया के वैज्ञानिक खोजबीन कर रहे थे, क्योंकि ये 1930 के पहले अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन वह इस्तेमाल करने के लिए अनेक व्यावहारिक कठिनाई होती थी। लेकिन ऐसे समय थॉमस मिडले द्वारा CFC की खोज आई, और उस खोज से दुनिया में जैसे क्रांति हो गई, क्योंकि पूरे दुनिया में उसके बाद CFC का इस्तेमाल होने लगा, और उसका उत्पादन में बड़ी संख्या में होने लगा। यानी घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज, एयर कंडीशन, इनका खूब इसमें इस CFC का खूब इस्तेमाल होने लगा, यानी बहुत महत्वपूर्ण होने लगी। यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में देख ले आए। अगला परिचय हम देख लेंगे। CFC यौगिक को एक खास गुण है कि यह नष्ट नहीं होता। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है, और न ही अपघटन यानी समाप्त होना, यानी इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। ऑक्सीकरण होगा तो नष्ट हो जाएगा, और अपघटन भी नहीं होता। ये CFC नष्ट भी नहीं होता, ये पानी में भी नहीं घुलते। ये CFC पानी में भी नहीं घुलता। यह स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। यानी CFC है वो नष्ट नहीं होता, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता, इसका अपघटन नहीं होता, तो ये CFC का आखिर क्या होता है? ये CFC कहाँ चला जाता? सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक यस रॉलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर चला गया, क्योंकि अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करने की वजह से उस ठंडाई के लिए ठंडा करने के लिए किया जाता था, लेकिन उसमें भी बहुत कठिनाई आती थी। इसलिए कई वैज्ञानिक परेशान थी, खोज निकाल रहे थे, और उसमें वो थॉमस मिडले ने एक यौगिक की खोज निकाली जो CFC के नाम से जाने लगी, और वह अच्छी साबित हुई, जैसे दुनिया में क्रांति से हो गई, और सब लोग उसका इस्तेमाल करने लगा, उसका उत्पादन बढ़ने लगा।
लेकिन ये CFC जो है वो क्या है, यानी ये CFC नष्ट नहीं होता है, उसका अपघटन नहीं होता है, ये पानी में घुल नहीं जाता, तो ये जाता कहाँ है, इसकी तरफ लोग खोजबीन करने लगे। और उस समय एक वैज्ञानिक FPS रोलर का ध्यान इस प्रश्न की ओर चला गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक संशोधन किया, यानी इस वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक संशोधन किया कि CFC क्या है, और वो नष्ट नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है, तो ये कहाँ चला जाता है, इसलिए इसका उन्होंने संशोधन किया। और उसका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। यानी जब लोगों ने सोचा कि ये कहाँ चला जाता है, तो उन्होंने नेचर नामक एक पत्रिका में पत्रिका प्रकाशित हुई और उसमें मालूम पड़ा, और जब भी मालूम पड़ा कि ये कहाँ चला जाता है, तब तो दुनिया में हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया कि अपने पत्र में रोनाल्ड ने निष्कर्ष दिया कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बात को कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उसका उपवास किया, लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हुई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफी खींच चुकी है। खींच चुकना यानी घट जाना, और उसकी वजह से वहां एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निबस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के छींचने से आने वाली पराबैंगनी किरणें धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। यानी इस तरह रोलैंड ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो किरणें हैं CFC से निकलने वाली ये किरणें ओजोन को नष्ट कर चुके हैं या नष्ट कर रहे हैं। तो लोगों ने उसकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी, महत्व नहीं दिया, या उनकी बातों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो आतंकित पर्यावरणवादी भी कहकर उसका उपवास किया। लेकिन कुछ साल बाद 1995 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोनाल्ड की बात सही साबित हुई। टीम ने केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिण ध्रुव में ओजोन की परत खींच चुकी है, यानी घट चुकी है। उसकी वजह से वहां बड़ा छिद्र हो गया है। दूसरा, अमेरिकी उपग्रह निबस द्वारा भेजे गए चित्र में रोनाल्ड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के खींचने से आने वाली पराबैंगनी किरणें धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। यानी इस तरह ये किरणें, क्योंकि उस CFC की वजह से उस रोलैंड ने बताया कि ये CFC किरणों की वजह से, क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से ओजोन नष्ट हो रहा है या उसमें छेद आ रहा है या घट रहा है, या कई ऐसे वैज्ञानिकों ने उस रोनाल्ड की
बातों की पुष्टि की और कहा कि इस तरह ये ओजन में अगर क्षति पहुंची जाएगी तो ये वैज्ञानिक किरणें धरती तक आ जाएगी और कई ऐसी बीमारियां आ जाएगी त्वचा संबंधी और कई व्याधियां आ जाएगी, बीमारियां आ जाएगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में हो जाएगी अगर इस तरह ओजन में क्षति हो जाएगी, ओजन में हानि हो जाएगी तो त्वचा संबंधी कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में हो जाएगी। इसलिए इन्हें रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इससे निकलने वाली जो बातें हैं वह नष्ट नहीं हो रही हैं या समाप्त नहीं हो रही, अपघटन नहीं हो रहा है, पानी में गल नहीं रहा है, यानी या वह कहीं ना कहीं जा रहा है। ये खोज होने के बाद लोगों के या कई वैज्ञानिकों के समझ में आया कि अगर ये ऐसा होता रहा तो लाखों की संख्या में लोग रोगी हो जाएंगे, कैंसर जैसी बीमारियां आ जाएगी। CFC रसायन चूंकि हवा से हल्के होते हैं अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। यानी CFC रसायन हल्के होते हैं, हवा से भी हल्के, इसलिए ये मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक प्यारा वैज्ञानिक किरणों के संपर्क में आते हैं जहां इसका प्रकाश अपघटन यानी छूट जाता है, अपघटन होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होता। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन के अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे खींचती जा रही है, धीरे धीरे ये ओजोन नष्ट होता जा रहा है, घट रहा है। वस्तुतः आज ओजोन की छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। यानी ओजोन की छतरी जो हमारे बचाव का कार्य कर देते हैं, यानी कोई भी परेशानी हो तो ऊपर के ऊपर झेल लेते हैं, लेकिन उसके अस्तित्व का ही प्रश्न उठ रहा है। यानी ओजोन छतरी वो आहिस्ता आहिस्ता नष्ट होती जा रही। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे वो इतने सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता। ऐसी श्रृंखलाएं अभिक्रिया के कारण होता है। यह गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन की विघटन और ओजोन वातावरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय है। यानी इस तरह उस CFC की वजह से ओजोन में छिद्र पाए जा रहे हैं, उस CFC की वजह से ओजोन में क्षति पहुंचा रही है। और ये CFC है वो वातावरण हल्की होने की वजह से वातावरण में घुल मिल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा क्षति पहुंच रही है और ओजोन का आहिस्ता आहिस्ता विघटन हो रहा है और ये मनुष्य के लिए या जीव जंतु के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने इस वैज्ञानिक निबंध में इतना ही कहा है कि इस ओजोन का विघटन ऐसा ही होता रहा तो एक दिन ये सृष्टि जो नष्ट हो जाएगी या सृष्टि में रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही ले लेंगे, लेकिन इस पर हम स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न हम ले लेंगे। आकलन के लिए प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। CFC यौगिकों की ये विशेषता है
क्या है CFC यौगिक की विशेषता? एक, ये यौगिक है, ये कभी नष्ट नहीं होती, ये पानी में नहीं घुलती, इनका ऑक्सीकरण नहीं होता,